Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. Welcome back to our English class. So class 9, as you know in our previous lecture, we have started the chapter named as The Sound of Music. And in that chapter, we have completed the first part of it that was related to Evelyn Glennie, right? So हमने वो part complete कर लिया है and today we are going to start with our next part of this chapter, that is part 2, and that is related to actually Bismillah Khan, the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, so today we are going to start this. So before starting this chapter, let's go for the introduction of this chapter. So what this chapter is all about. So this chapter is about Ustad Bismillah Khan. Who he was? He was a renowned Shehnai player in India. He is a great and a renowned a legend because he did something which has historical significance. What was the historical significance? ऐसा क्या किया था उन्होंने जो historical है? So the thing which he did was he played the Shehnai on the day India got independence, that is on 15th of August in 1957. सो ऑन 1957 15 अगस्त को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शहनाई प्ले किया था एट द रेड फोर्ट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू. He gave his speech. Before that, Bismillah Khan played Shehnai in order to signify something auspicious, right? Because पहले शहनाई जो थी वो किसी वेलबींग की तरफ इंडिकेट करती थी, तो राइट उसका सिग्निफिकेंस ऐसा ही था. तो उस टाइम पे भी कुछ बहुत बड़ा हुआ था. फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, राइट? तो उसके वजह से हमने वो दिन हमारे लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस था, हैप्पी था. तो हमने उस दिन को सिग्निफाई करने के लिए, उसके सिग्निफिकेंस के लिए हमने क्या किया, हमने शहनाई प्ले किया था. समथिंग ऑस्पिशियस फॉर द होल country was about to happen. India was about to get freedom, and so on that day occasion Bismillah Khan played the Shehnai, and so he is a legend. So that's why he is known as a legend, because 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस में जो को पहली बार जब ये प्ले हुआ था तो उसे इन्होंने ही प्ले किया था. सो विद दिस इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा कि हम उनके बारे में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं. उनका चाइल्डहुड, कैसे उन्होंने उनका इंटरेस्ट जो था शहनाई के तरफ आया, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट लेट मी जूम इट फॉर यू. ओके, सो आई गेस इट इज़ clear. So the first paragraph is about Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. So जो emperor थे औरंगज़ेब, उन्होंने क्या किया था, उनके जो दरबार था वहाँ पे कोर्ट में एक्चुअली पुंगी बजाया जाता था. पुंगी यूजुअली राजा महाराजाओं के जो कोर्ट्स होते थे वहाँ पे प्ले किए जाते थे, बट उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया. क्यों बैन किया? बिकॉज पुंगी का जो साउंड था वो क्या था, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड था, श्रिल था, कानों को चुभता था वो साउंड. ठीक है, वो मेलोडियस नहीं था. सो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड नॉइज मेकर्स. तो जो भी, और मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि अगर कोई ज़्यादा शोर मचाता था तो उसको भी पुंगी, मतलब उसको भी पुंगी बोल के बुलाया जाता था. तो मतलब पुंगी का जो मीनिंग था वो एक तरीके से नॉइज मेकर्स में से आ गया था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिव्यूड. A barber of a family professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. So किसी ने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा, और कुछ ने सोचा था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब ये फिर से यूज़ होगा. तो उसी में से किसने किया है ये, उसी में से एक जो है बाबर की फैमिली के जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और फिर से राजा के सामने उसे प्ले करेंगे. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम. तो उन्होंने क्या किया इम्प्रूव करने के लिए, वो देखिए. ही चूज फर्स्ट अ पाइप. उन्होंने पहले क्या लिया, एक पाइप लिया जिसमें नेचुरल होल्स थे, राइट, हॉलो स्टेम्स थे. ठीक है, एंड वो लंबे भी थे और ब्रॉड भी थे. उसके बाद उन्होंने उसमें 7 होल्स किए उसकी पूरी बॉडी पे पाइप के. व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स. तो जब उन्होंने उसको प्ले किया, उन्होंने डायरेक्ट ब्लो आउट नहीं किया. उन्होंने क्या किया, एक बार एक होल्स को बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, तो जैसे जैसे वो एयर उसमें ब्लो कर रहे थे उसी के साथ वो अपने फिंगर्स को मूव करते जा रहे थे, और
मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ तो नहीं, बट एक के बाद एक वो एक एक होल्स को क्लोज करते जा रहे थे, इस तरीके से उन्होंने। तो जब वो ये चीज़ कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि क्या हो रहा था, वहाँ पे जो साउंड था वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड मेलोडियस आ रहा था, जो कि एक्चुअल में पुंगी का डिसएडवांटेज था, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, फुलफिल हो पा रहा था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो हियर proceeded produced, he played the instrument before royalty एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस. तो उन्होंने वो चीज़ को इम्प्रूव किया एंड जाके सबके सामने प्ले किया, एंड प्ले करने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो सबने सोचा कि ये इतना पुंगी जैसे दिख तो रहा है, बट ये पुंगी नहीं है, बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है, तो इसका नाम भी पुंगी नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए. तो इसीलिए शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई. तो लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि ये शाह, शाह दैट मीन शाही, राजाओं के दरबार में इसे बजाया गया है, एंड इसे बजाया किसने है, एक बारबर ने, और बारबर को हिंदी में बोलते हैं नाई. तो शह और नाई मिलके शहनाई बन गया, और तब से उसका नाम हो गया शहनाई. तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से पुंगी दिखता था और किस तरीके से शहनाई दिख रहा है. ठीक है, तो इसी के साथ शहनाई इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, सो हमारे सेकेंड पैरा में क्या बताया है, दैट द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, एंड फॉर दिस रीजन इट इज प्लेड, still played in temples and an indispensable कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. तो उस दिन से ऐसा माना गया कि जो शहनाई है वो ऐसे ही नहीं प्ले किया जाता है, वो किसी अच्छी चीज़ के, खुशी के मौके पे बजाया जाता है. और तब से अभी तक अगर आपने देखा हो तो इसलिए शहनाई जो है वो मंदिरों में बजाई जाती है, एंड शादियों में जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे भी शहनाई बजाई जाती है, मैरिजेस में, है ना. तो इस तरीके से वो एक शुभ, जो बोलते हैं शगुन, वैसा माना जाता है. ठीक है, इन द पास्ट द शहनाई वॉज part of the नौबत और ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at the royal courts. तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, इससे पहले भी क्या होता था, पहले भी जो शहनाई है वो रॉयल कोर्ट्स में प्ले किए जाते थे, राजाओं के शाही दरबार में बजाए जाते थे, और जो एक्चुअल में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्ले करने के लिए, उन्हीं में से एक शहनाई भी थी. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. बट उस दिन जब उन्होंने पहली बार प्ले किया तभी से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन इन एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई भीमराजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैती, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. तो अब आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने जान लिया है कि जो शहनाई का जो भी आविष्कार था वो किसने किया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किया है. तो अब हम बचपन से उनका देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया है कि जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेला करते थे बिहार में डुमराव का जो तालाब है वहाँ के टेम्पल में वो भोजपुरी गाना गाते थे, जिसको चैत्य बोला जाता है, वो गाते थे वो. और गाना गाने के बाद उन्हें एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, उन्हें एक लड्डू दिया जाता था. वो लड्डू बहुत बड़ा था, 1.25 kg का था, एक प्राइज़ की तरह. वहाँ के लोकल जो महाराज थे वो उन्हें देते थे. दिस हैपन 80 years ago. ये आज की बात नहीं है, ये 80 साल पुरानी बात है, जब वो छोटे थे. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द भारत रत्न. उस दिन उन्होंने, मतलब उतने छोटे से प्लेस से उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने कभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने के लिए कभी ड्रीम नहीं किया था, बट वो मंदिरों में गाते बजाते इस तरीके से वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए. एंड इतना ही नहीं, वहाँ से लेके आज जब उन्हें भारत रत्न दिया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये बताता है कि उनका हार्डवर्क किस लेवल पे था. ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा थर्ड स्टैंजा खत्म हो रहा है और हम मूव कर रहे हैं हमारे फोर्थ स्टैंजा की तरफ. फोर्थ स्टैंजा में क्या बताया हुआ देखिए. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians. उनका बर्थ बताया हुआ है, उनका बर्थ कब है, 1916, 21 मार्च का बर्थ है. एंड वो एक अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करते थे जो कि म्यूजिशियंस ही थे बिहार से. हिज ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो भी शहनाई बजाते थे नवाज ऑफ भोजपुर किंग के कोर्ट में. उनके पापा जो थे हिज फादर द पैगम्बर बख्श, वो भी जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वहाँ पे. तो इस तरीके से उनके फादर, उनके फादर के फादर, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो सारे के सारे म्यूजिशियंस थे और वो सारे ही शहनाई बजाया करते थे. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से म्यूज़िक
का बैकग्राउंड उनकी फैमिली में स्टार्टिंग से ही था. सो नाउ जो हमारा स्टैंजा है 5, उसमें क्या है देखिए. द यंग बॉय टुक टू हिज म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल. तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे बिस्मिल्लाह खां का जो इंटरेस्ट था वो कैसे जागा. तो बताया हुआ है कि जब बहुत छोटे थे तो उनकी मम्मी जो थी वो उनको घुमाने के लिए उनके अंकल के घर पे, मैटरनल अंकल दैट मीन्स उनके मामा के घर पे बनारस लेके गई थी, जिसको वाराणसी कहते हैं आज. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अकलस प्रैक्टिस ऑफ शहनाई. तो उनके फादर, उनके जो अंकल थे वो शहनाई प्ले कर रहे थे और वो उन्होंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए उससे. एंड सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. तो इतना ही नहीं, देख के वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे उस चीज़ से कि उनके जो अंकल थे अली बख्श, जब वो गए वो मतलब बनारस के विष्णु टेम्पल में जब वो प्ले कर रहे थे शहनाई, तो वो उनके साथ जाने लगे और रोज़ वहाँ जाके उनके साथ प्ले करने लगे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट एंड कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. सो वो बजाते थे और वो सुनते थे. एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और देखते देखते इतना ही नहीं कि उनसे उनका इंटरेस्ट सिर्फ देख रहे थे और सुन रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने सीखना भी शुरू किया और रोज़ वहीं काफ़ी घंटों की प्रैक्टिस वो किया करते थे. ऐसे काफ़ी साल तक चला. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. सो इतना ही नहीं, सीखते सीखते उनको वो जगह जो थी वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी. वो जगह क्योंकि वहाँ पे जो बालाजी टेम्पल था या मंगला मैया का जो टेम्पल था गंगा किनारे, वो वहाँ बैठ के एकांत में एकदम अकेले घंटों तक प्रैक्टिस किया करते थे, जहाँ से उनको उनका मेन जो इंस्पिरेशन था वहीं से शुरू हुआ है. द फ्लोइंग वाटर्स, यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया है. वो कहते हैं कि उनके इंस्पिरेशन सिर्फ गंगा ही नहीं थी, वहाँ का जो फ्लोइंग वाटर था, ठीक है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था. उसकी जब लहरें उठती थी तो वो खुद एक म्यूज़िक क्रिएट करती थी और उन सब चीज़ों को देख के उन्होंने शहनाई, उनकी शहनाई की रेंज उसी के साथ ऊपर नीचे हुआ करती थी. एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे, उन्होंने अपने अंकल को इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो था वहाँ पे उनके साथ गए थे. जब पूरा जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उस्ताद फैज़ खान उनकी पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं उनको कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तो बहुत छोटे होते हैं उस टाइम पे, तो उनकी पीठ थपथपाते उन्हें कहते हैं कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, काफ़ी आगे तक जाओगे. एंड विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, आपको भी पता है एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो तब इस तरीके से हमारी तरह टेलीविजन्स और ये सब नहीं था, तो बिस्मिल्लाह खां अपने छोटे से गांव में एरिया में ही प्ले करते थे. लोगों को पता नहीं था कि वो इतना अच्छा और इस तरीके से प्ले करते हैं. तो जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ लखनऊ में 1938 में, तो उनको सबसे बड़ा ब्रेक मिला. ठीक है, लोगों ने उनको सुना और उनको बहुत सारे ऑफर्स भी मिले आगे प्ले करने के लिए. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, ये रहा आपका इंसिडेंस जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. 15 अगस्त 1914 को, जब 47 को जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उस दिन बिस्मिल्लाह खां वो पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया था शहनाई के साथ, ये बताते हुए कि अब हम क्या है, टोटली फ्री हैं, हमने फ्रीडम ले ली है. और उस टाइम पर उन्होंने राग काफ़ी गाया था, जो कि वहाँ बैठे हुए सारे जो ऑडियंस थे उन्होंने सुना था. उस ऑडियंस में महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने वहाँ पे अपनी स्पीच दी थी. और इस तरीके से ही वॉज द फर्स्ट वन टू do that. Okay, next Bismillah Khan was given many memorable performances both in India and abroad. So जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो के बाद उन्हें ब्रेक मिला, उसके बाद इतना नहीं था कि एक ही जगह पे वो सिर्फ बनारस में प्ले कर रहे थे, वो ऑल ओवर इंडिया में अपने प्लेस किया करते थे. और इतना ही नहीं, वो इंडिया के बाहर भी किया करते थे. उनकी जो पहली ट्रिप थी अब्रॉड की, वो अफगानिस्तान में थी, जहाँ पे किंग जहीर शाह जो थे वो उन्होंने उनको बुलाया था और उन्होंने उनको अपने दरबार में गाने के बाद उन्होंने उनको बहुत सारे प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स और बहुत सारी और भी जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रीशियस स्टोन्स, वो उन्हें गिफ्ट किए थे. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूज़िक. तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे और इसलिए उन्होंने उनको रिवॉर्ड किया था. और वो अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके शहनाई का जो वे था प्ले करने का, उससे इंस्पायर्ड थे और फैसिनेटेड थे. फिल्म डायरेक्टर इवन विजय भट्ट जो थे वो इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खां का प्ले सुनने के बाद एक फेस्टिवल पे उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही शहनाई पे से रख दिया था.
सो आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई, तो शहनाई का नाम सुनने के बाद उन्होंने अपने जो मूवी था उसका नाम ही रख दिया था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी। और इसी के साथ बिस्मिल्लाह खां ने अपना एक नया गाना जो कंपोज किया था उसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ट बस्टर रहा था, पॉपुलर हुआ था। एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूट वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वे लिमिटेड और टू। सो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद कोई भी इंसान ट्राई करेगा कि वो म्यूज़िक फिल्म्स एल्बम्स और मूवीज़ में जाए और पॉपुलर हो, बट वो उस हद तक करना नहीं चाहते थे। वो बस अपनी हैप्पीनेस के लिए वो प्ले करते थे। इतना ही नहीं, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन का जो कंडन वेंचर था सनादी अपन्ना, उसमें भी उन्होंने किया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही से विद एम्फेसिस। जो हो जाती थी चीज़ें वो होती थी, बट वो कहते थे कि वो इस ग्लैमरस वर्ल्ड के लिए नहीं बने हैं, वो अपनी खुशी के लिए प्ले करते हैं। मे बी वो इस वर्ल्ड में एंटर नहीं हो पाएंगे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन बहुत जल्दी जल्दी आने लगे, लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनको। इवन बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियंस जिनको प्रेस्टिजियस अवार्ड जो था लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बुलाया गया था, उन्हें वहाँ अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल इन उसका ट्रेड फेयर। इतना ही नहीं कि उन्होंने इंडियन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, इसी के साथ साथ वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जो थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे अपने एक प्ले के बाद फॉरेन कंट्री में, एक इंटरनेशनल कंट्री में, वहाँ पे कि वहाँ का जो नाम था, वहाँ जो एक मॉस्क्यू था उसका नाम, मस्जिद का नाम ही तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से रख दिया गया था। नेशन अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स वो सब उनके पास थे ऑलरेडी। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, भी उन्हें मिला, जो कि है भारत रत्न भी उन्होंने भारत रत्न भी जीता। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn और म्यूज़िक।" तो जब उन्होंने भारत रत्न जीता तब उन्होंने अपने स्पीच में सिर्फ एक चीज़ कही थी आने वाली जनरेशन के लिए। उन्होंने ये कहा कि हम वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ भाग रहे हैं, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो सिखाना चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न है वो भी अब इसे सीख रहे हैं, तो हम अपना ट्रेडिशन भूल नहीं सकते हैं। So, in spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, so उनको प्यार से नाम दिया गया था खान साहब, तो इतना पॉपुलर होने के बाद, इतने सारे अवार्ड्स जीतने के बाद भी वो कहते थे कि उनका मन कहाँ लगता है, सिर्फ बनारस में, डुमराव में लगता है। is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. वो बोलते हैं वो दुनिया में कहीं पे भी जाके आए, कितनी भी नाम शोहरत फेम कमा लें, बट उनको आज भी सबसे ज़्यादा सुकून जो है वो कहाँ मिलता है, बनारस और डुमराव में मिलता है। ऐसा लगता है कि वो उनके लिए पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर हैं। अ स्टूडेंट इवन जो था, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। उनके एक स्टूडेंट हैं, वो उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने उनको ऑफर किया कि वो अपना शहनाई स्कूल जो है यूएसए में आके खोले। एंड द स्टूडेंट ऑल्सो प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। स्टूडेंट ने ये भी कहा कि आपको टेम्पल्स बहुत पसंद है, आप टेम्पल्स में ही गाते हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ टेम्पल्स भी बना दूंगा, इवन मैं वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा जो कि बनारस में है, जो कि आपको वहाँ गाने के लिए इंस्पायर करता है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो बोलते ठीक है, एटमॉस्फेयर तो तुम बना दोगे, तुम टेम्पल्स भी बना दोगे, बट क्या जो गंगा नदी है जिसके किनारे बैठ के मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ, क्या तुम उसे यहाँ हिला सकते हो? लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप ईयर्निंग। तो उस सेंटेंस के बाद वो ये भी कहते हैं कि इसलिए मैं जब भी बाहर रहता हूँ तब मुझे गंगा की बहुत याद आती है। टू सी हिंदुस्तान, तो बोलते जब भी मैं बाहर होता हूँ मैं हिंदुस्तान को मिस करता हूँ, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को मिस करता हूँ और गंगा को मिस करता हूँ, एंड जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं जो मठ है डुमराव के उनको मिस करता हूँ।
Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslims like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो बोला है उनकी जो लाइफ है वो एक लाइव एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जहाँ हम हिंदू मुस्लिम में भेद करते हैं, पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक अकेले ऐसे मुस्लिम थे जो कि हर रोज़ सुबह मंदिर जाके शहनाई बजाया करते थे। तो ये हमारे लिए एक रिच कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर द चैप्टर गेट्स ओवर एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो आपको समझ में नहीं आई हैं एंड आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ओवर। ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 1 हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे। एंड यहाँ पे आपके पास है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। एंड देन आपको सेकेंड पार्ट नहीं करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है, आपको फर्स्ट पार्ट करना है एंड थर्ड पार्ट करना है। प्लीज़ वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया है दैट यू हैव टू आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। क्यों हमें वर्ड्स ध्यान में रखने हैं? बिकॉज वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें उसके मार्क्स दिए जाएंगे, तो मार्किंग भी हमारी उसी पे होने वाली है। सो ये जो 7 क्वेश्चन आंसर्स है, ये मेजर क्वेश्चन है जो कि आपको लर्न एंड राइट करना है। सो ट्राई टू find the answers yourself, and still if you will not able to be do that, मैं उसके solutions आपको जल्दी provide कर दूंगी, ठीक है। So till then, thank you and have a nice day.